हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और पीपीएफ अकाउंट अगर ओपन कराना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और पीपीएफ अकाउंट में रिटर्न्स कितने मिलते हैं और पीपीएफ की अगर हम बात करें तो पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट्स क्या है और विड्रॉल्स की कंडीशन क्या है। हाँ, और साथ ही साथ हम ये भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग बात करें तो अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीपीएफ अकाउंट के लिए कुछ नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं। तो पीपीएफ को लेकर के 2020 से जो नई गाइडलाइंस हैं वो क्या है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आखिरकार ये पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट की अगर बात करें तो पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम की अगर बात करें, एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लंबे समय तक के लिए पैसा जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। 1968 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज से लगभग 52 ईयर्स बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था और इसका मोटिव ये था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं या फिर एक फॉर्मल सेक्टर में नहीं हैं, उन लोगों को पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म्स के लिए, उनके रिटायरमेंट के टाइम के लिए अगर उनको एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करना है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये पीपीएफ फंड, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है वो स्टार्ट की थी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीपीएफ में अगर हमें अपना अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पीपीएफ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे पास पहली एज लिमिट की कंडीशन है। एज लिमिट 18 ईयर्स की होनी चाहिए। 18 साल की अगर हमारी एज लिमिट है और 18 साल हमारी एज है तो हम अपना आराम से अपना पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है तभी हम अपना पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये पर्टिकुलर जो पीपीएफ अकाउंट है ये कहाँ पर हम ओपन करा सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट्स के लिए हम पर्टिकुलर जो फ्रेंड्स बैंक्स हैं, जो बड़े बैंक्स हैं हमारे पास, वहाँ पर हम ओपन करा सकते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, प्राइवेट बैंक्स, आप किसी में भी ओपन करा सकते हैं। तो ये एक तो पीपीएफ अकाउंट आपका बैंक में ओपन हो सकता है, दूसरा हम अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम बैंक में भी ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं और दूसरा हम पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग के भी दो प्रोसेस हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑफलाइन प्रोसेस है। तो पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस की। अगर फ्रेंड्स हमें ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना है तो हमें पर्टिकुलर बैंक की ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें अपना केवाईसी नॉर्म पूरा करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे, जिससे हमारा केवाईसी नॉर्म पूरा हो जाएगा और हम अपना पर्टिकुलर पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चाहे ये काम हम बैंक में जाके कर सकते हैं, चाहे ये सेम काम हम पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में जाके कर सकते हैं। तो एक तो ये फ्रेंड्स हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। दूसरा फ्रेंड है ऑनलाइन प्रोसेस। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक के बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक में जब आप उसकी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग पर ऐप जब आप ओपन करेंगे या फिर मोबाइल ऐप अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आता है। और चूंकि बैंक में ऑलरेडी आपने केवाईसी नॉर्म अपना कंप्लीट कर रखा है तो आपका ईजिली पर्टिकुलर जो है पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करा सकते हैं चाहे आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे पास। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम पीपीएफ अकाउंट बस अपना एक ही ओपन करा सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास सपोज मेरा आईसीआईसीआई बैंक में मेरा पीपीएफ अकाउंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर अपना एसबीआई में भी जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लूँ। अगर मैं ऐसा करा भी लेता हूँ देन उस केस में पर्टिकुलर जो मेरा दूसरा अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड हो जाएगा, सस्पेंडेड माना जाएगा और उस पर्टिकुलर अकाउंट को मेरे प्रीवियस वाले अकाउंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो पूरी लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन काल में हम केवल एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कराते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारा पीपीएफ अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ये पोर्टेबल होता है। इसकी ये एडवांटेज होता है, आप पर्टिकुलर अपने पीपीएफ अकाउंट को अपने बैंक की किसी ब्रांच से शिफ्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से किसी दूसरे बैंक भी स्विच कर सकते हैं। इवन आप अपने पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से अपने बैंक के अकाउंट में भी स्विच कर सकते हैं। तो ट्रांसफर के यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमें अकाउंट एक ही ओपन कराना है। दूसरी चीज़, पीपीएफ अकाउंट हम फ्रेंड्स जॉइंट अकाउंट के तौर पर नहीं ओपन करा सकते हैं। अपने स्पाउस के साथ या पर्टिकुलर अगर हम बात करें और किसी बंदे के साथ, तो पीपीएफ अकाउंट हम जॉइंट के तौर पर नहीं खुलवा सकते। ये केवल एक सिंगल अकाउंट ओपन होता है। हाँ, दूसरा यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है कि पीपीएफ अकाउंट हम माइनर के साथ ओपन करा सकते हैं। आपका जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी एज 18 साल से कम की है, तो उसके साथ आप अपना एक जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं माइनर अकाउंट के साथ। लेकिन वहाँ पर जो कंडीशन रहेगी उसको एक सिंगल अकाउंट की तरह ही कंसीडर जो है वो किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि हमने बात किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम अपना पर्टिकुलर अकाउंट है वो कहाँ पर ओपन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि पीपीएफ में हम फ्रेंड्स कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पीपीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में
मिनिमम 500 रुपए, कम से कम हमें 500 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में हम 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक हम एक फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन में मिनिमम हम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और पॉइंट, अगर फ्रेंड्स मान लेते हैं आपने अपना जो है पीपीएफ अकाउंट जो है अब माइनर के साथ ओपन कराया है, तो उस केस में भी आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होना चाहिए वो केवल 1.5 लाख रुपीस तक का ही होना चाहिए। सपोज 1.4 लाख रुपीस मैंने अपने अकाउंट से इन्वेस्ट कर दिए, अपने नाम से इन्वेस्ट कर रखा है और 10,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग है 1.5 को कंप्लीट करने के लिए वो मैंने अपने चाइल्ड का या अपने बच्चे का अकाउंट ओपन करा रखा है, उसके लिए 10,000 और जमा कर दिया। दैट मीन्स ओवरऑल जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर दैट मस्ट बी 1.5 लाख रुपीज। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक और फ्रेंड्स पॉइंट, अगर हम 1.5 लाख रुपए से इनकेस ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो भी आप 1.5 लाख रुपीस से एक्स्ट्रा पैसा आप डिपॉजिट करोगे उस पैसे पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा और वो पैसा एज इट इज आपको वापस कर दिया जाएगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपीस से ज़्यादा आप बिल्कुल मत इन्वेस्ट करिएगा अगर आपने पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन कराया है या फिर अगर आप इन फ्यूचर आप ओपन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा पीपीएफ अकाउंट ओपन होता है दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बात ये आती है इसमें हमें रिटर्न कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पीपीएफ में जो हमें रिटर्न मिलता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वो गारंटीड होता है, फिक्स रिटर्न होता है और पर्टिकुलर गवर्नमेंट आपको एक फिक्स रिटर्न जनरली प्रोवाइड करती है। अब फिक्स रिटर्न का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट बता दिया जाएगा, फिक्स अमाउंट बता दिया जाएगा और वो आपको पूरे थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टेन्योर आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, क्वार्टरली, हर साल क्वार्टरली जो है हर 3 महीने पर इसका रिव्यू करती है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3-3 महीने पर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको रिव्यू करती है और गवर्नमेंट चाहे तो जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट घटाती और बढ़ा सकती है, वो उसको चेंज भी कर सकती है। फॉर मैं एग्जांपल बताऊं तो अभी पर्टिकुलर अप्रैल 2020 से पहले हमें जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था पिछले साल का, उसके लास्ट क्वार्टर तक हमें जो इंटरेस्ट मिला था दैट वाज 7.9%। हमें 7.9% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 0.8% रिड्यूस कर दिया है और जो करंट पर्टिकुलर जो हमारे पास पीपीएफ अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दैट इज 7.1%। तो फ्रेंड्स हमें अब केवल 7.1% इंटरेस्ट ही मिल रहा है पीपीएफ अकाउंट में। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया, मान लेते हैं मैं सर पिछले 5-6 सालों से इन्वेस्टमेंट करा था तो क्या मेरे को उस पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर अब वो 7.1% के हिसाब से कैलकुलेशन होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आपको जो भी इन्वेस्टमेंट रहा जो है 31 मार्च 2020 तक आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें जो पुराना रेट चल रहा था उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, उसके बाद जो फर्दर आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो नया रेट है पर डे दैट इज 7.1%, जो कि अभी 3 महीने के लिए है, अप्रैल, मई और जून के लिए। जून में गवर्नमेंट फिर से इसको रिव्यू करेगी और नेक्स्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर से नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक नया रेट जो है पर्टिकुलर या फिर सेम रेट को गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमें पीपीएफ में जो इंटरेस्ट है वो तो गारंटीड मिलता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बैक्ड होता है और ये 100% श्योरिटी होती है कि आपका इसमें एक भी रुपए नहीं डूब सकता है और जो भी पैसा आपका कॉर्पस बनेगी, जो भी पैसा आपका बनेगा वो एज इट इज आपको टोटल पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितने टाइम स्पेन के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का टाइम स्पेन क्या होता है और विड्रॉल्स की कंडीशन क्या होती है, अभी फ्रेंड्स हम उस पर डिस्कशन करते हैं। तो अभी फिलहाल हम फ्रेंड्स ये बात कर रहे थे कि हमारा जो पैसा है यहाँ पर जो हमें रिटर्न होता है वो फिक्स मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट हर 3 महीने पर इसको रिव्यू करती है और हर 3 महीने पर जो भी नया रेट बताया जाता है वो पर्टिकुलर रेट आपको जो है मिलता है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक चीज़ और, आप किसी भी पर्टिकुलर बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप अपना बैंक अकाउंट में या फिर साथ में पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन कराते हैं तो किसी भी जगह अगर आपका किसी भी बैंक में पीपीएफ अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है तो ये सभी के लिए इंटरेस्ट सेम होता है। इसका मतलब चाहे मैं अपना पीपीएफ अकाउंट आईसीआईसीआई में ओपन करा लूँ, चाहे एसबीआई में खुलवा लूँ, चाहे पोस्ट ऑफिस में ओपन कर लूँ, सभी के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा और ये क्वार्टरली जो है गवर्नमेंट के थ्रू रिव्यू किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हमने पीपीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है तो पीपीएफ में कितने लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए जो हमारा पैसा जो है लगभग कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है और इसकी विड्रॉल्स की कंडीशन क्या है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स विड्रॉल्स की कंडीशन की। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है
पीपीएफ जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है स्कीम है, तो यहाँ पर हमारा पैसा 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहता है। तो हमारा जो पर्टिकुलर यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो फ्रेंड्स 15 साल का होता है। और जब हम पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 15 ईयर्स के 15 साल के टाइम स्पेन तक ये हमारा जो पैसा है लॉक इन के तौर पर इसमें इन्वेस्टेड रहता है। 58 ईयर्स यहाँ पर रिटायरमेंट एज मानी गई है। अगर आप 58 ईयर्स अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं देन उसके बाद आप फंड्स यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वैसे जनरली जो इसका लॉक इन पीरियड है वो फ्रेंड्स है 15 ईयर्स का, 15 साल का। दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं अगर हम अपना पैसा 15 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो उससे पहले अगर हमें पैसे विड्रॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई इन केस ऑफ इमरजेंसी, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपने को पैसा चाहिए या और किसी एक इमरजेंसी क्राइसिस के लिए अगर पैसा चाहिए, देन 15 ईयर से पहले हम जो है पीपीएफ से इमरजेंसी क्राइसिस के तौर पर या इमरजेंसी के तौर पर कुछ फंड्स जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो पार्शियल विड्रॉल का जो फ्रेंड्स अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 50% हो सकता है। तो लॉक इन पीरियड दैट इज जो 15 ईयर्स का है उससे पहले अगर हमें विड्रॉल करना है तो हम पर्टिकुलर क्रिटिकल इलनेस या हायर एजुकेशन की कंडीशंस में हम पर्टिकुलर 50% तक जो पैसा है वो हमारा विड्रॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखेंगे, हम 15 ईयर्स का हमारे पास लॉक इन पीरियड होता है और इमरजेंसी के तौर पर हम यहाँ पर जो पैसा है वो पहले विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन वो जो मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट होगा वो जो भी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 50% होगा। अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो पैसा हम 15 ईयर्स के लॉक इन यहाँ पर कर रहे हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसके बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स एक पॉइंट ध्यान रखना है, 15 साल का हमारा लॉक इन पीरियड हो गया। अगर आप पर्टिकुलर अपने इस अकाउंट को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स के ब्लॉक में ये हमारा अकाउंट कंटिन्यू होता है। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं 15 ईयर्स का मेरा टाइम स्पेन था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया अपना लॉक इन पीरियड। फिर मैंने पीपीएफ अकाउंट को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देके अपने अकाउंट को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर से कंटिन्यू कर दिया और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो भी मैं पैसा फिर से इन्वेस्ट करता रहूंगा उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिर मैं एप्लीकेशन देके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकता हूं और इस तरह से ही यहाँ मैं 5 ईयर्स के ब्लॉक में आगे मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020 से पहले कंडीशन ये थी कि अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते थे तो जो ब्लॉक्स जो 5 ईयर्स का जो हमें एक्सटेंशन मिलता था वो बस मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंशन था। मतलब 2 ब्लॉक्स तक के लिए इन्वेस्टेड था, 5 ईयर्स के 2 ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल 15 साल का मेरा इन्वेस्टेड हो गया, 10 साल का मैंने एक्सटेंशन ले लिया 5 साल करके, टोटल 25 ईयर्स तक के लिए ही ये था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसकी लिमिट को खत्म कर दिया है और यहाँ पर आप कितने भी पर्टिकुलर एक्सटेंशन ले सकते हैं 5 ईयर्स के लिए, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आगे एक्सटेंशन पीरियड में भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्रेंड्स इस साल गवर्नमेंट ने इसको अपडेट किया है, 1 अप्रैल 2020 से पहले ये कंडीशन थी कि आप पर्टिकुलर पीपीएफ में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे उसका मिनिमम अमाउंट था 500 रुपीज़ और मैक्सिमम फ्रेंड्स हम जमा कर सकते थे 1.5 लाख रुपीज़ तक। अब ये जो पैसा है ये हम इंस्टॉलमेंट्स में जमा कर सकते थे, क्वार्टरली कर सकते थे, मंथली कर सकते थे या ईयरली कर सकते थे। लेकिन जो टोटल इंस्टॉलमेंट का जो नंबर था वो था 12, मतलब 12 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा अपना जमा कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को खत्म कर दिया है और यहाँ पर अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की कोई भी कंडीशन नहीं है। मतलब अगर आप चाहें तो पीपीएफ में रोज पैसे जमा कर सकते हैं और 365 डेज तक अब डेली का डेली थोड़े बहुत पैसे जमा करते रहिए। वहां पर अब कोई भी कंडीशन नहीं है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की, बट कंडीशन ओनली क्या है कि आपका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड जो होना चाहिए वो 500 रुपये होना चाहिए। साल भर में आप 500 रुपये कम से कम जमा ही कर दीजिए और मैक्सिमम जो टोटल अमाउंट आपका कलेक्ट होना चाहिए वो 1.5 लाख रुपीज़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार ऐड की है। मतलब आपके अगर डेली जो है 10, 20, 50, 100 रुपये भी अगर आपके बचते हैं तो आप उसको अपने पीपीएफ सेविंग अकाउंट में आराम से जो है पीपीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं और वो पैसा आपका धीरे धीरे सेफ होकर वो कलेक्टिवली जो है इकट्ठा होता रहेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट हम फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, अब हम पीपीएफ की अगर बात करें तो पीपीएफ पे हमें एक बहुत ही अच्छी जो है बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज टैक्स बेनिफिट्स। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आखिरकार हमें पीपीएफ में टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा हो जिसमें मैंने नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बात किया था और अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बात किया था कि हमारे देश में
ट्रिपल ई दैट इज एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में जो कि हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसकी कैटेगरी में 3 इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। उसमें से हमने नेशनल पेंशन सिस्टम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और इस वीडियो में बात करें पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो पीपीएफ की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो पीपीएफ को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो साल भर में जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर गवर्नमेंट हमसे कोई भी टैक्स नहीं लेती है। तो मतलब इनकम टैक्स में हमें वहां पर रिबेट मिलती है, हमें छूट मिलती है। तो 1.5 लाख रुपए की छूट हो गई एट अ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा, यहां पर जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। और तीसरा पॉइंट, जब आपका पर्टिकुलर मेच्योरिटी टाइम कंप्लीट होता है, 15 ईयर का टाइम स्पेन कंप्लीट होता है, देन उस केस में जो भी आपको पैसा मिलता है, जो भी आपकी कॉर्पस होती है, जो भी आपको रिटर्न रिफंड मिलेगा पैसा, उस पर भी पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी कोई टैक्स नहीं है, जब हम उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, और जब हम विड्रॉल करेंगे तब भी कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात किया पीपीएफ के बारे में, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। और लेकिन फ्रेंड्स, इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट्स तो हमने काफ़ी काउंट कर लिए, एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आज की डेट में हमें देखने को मिलेगा। ओवर द लॉन्ग टर्म आप हॉरिजन देखोगे तो कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो पीपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसको इंटरेस्ट को कंटिन्यूअसली जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस करती जा रही है। अगर आप देखेंगे एक समय 8.5-9% तक का रिटर्न आपको मिला करता था, इंटरेस्ट मिल देती थी गवर्नमेंट, और धीरे धीरे घट के आज ये 7.1% हो गया। और ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड अगर आप कुछ समय आगे की बात करें तो धीरे धीरे और कम हो सकता है। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज ये होता है कि पीपीएफ में जो हम कई बार इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, वो ओवर द लॉन्ग टर्म हॉरिजन जब हमें जो रिटर्न मिलेगा, वो कहीं ना कहीं रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर पाता। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं 7%, फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट हमें गवर्नमेंट दे रही है, और मान लेते हैं सपोज 5% इन्फ्लेशन इंडिया में चल रही है, तो 7% हमें इंटरेस्ट मिल रहा, 5% इन्फ्लेशन चल रही, 5% आप ऐसे ही खत्म कर दीजिए, 2% का हमें जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है फ्रेंड्स, 2004 में गवर्नमेंट ने जब नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस सिस्टम को लॉन्च किया, तो एनपीएस का एडवांटेज क्या है कि एनपीएस में आपको जो पैसा है उसका एक्सपोजर इक्विटी और मार्केट क्लास में भी होता है। अब चूंकि उसका पैसा मार्केट के साथ लिंक होता है, तो मार्केट में जो भी जनरली इन्वेस्टेड होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहां पर पर्टिकुलर वो जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो जनरली इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन अगर आप देखोगे, तो जब लॉन्ग टर्म हॉरिजन तक आप नेशनल पेंशन सिस्टम जैसी स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो वहाँ पर पर्टिकुलर आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और वो जो रिटर्न होता है वो जनरली इन्फ्लेशन को बीट किया रहता है। तो वहाँ पर हमें एक अच्छा एडवांटेज होता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको पर्टिकुलर बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, उनको पैसा अपना 100% सेफ चाहिए और गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए, और तो पूरी तरह से ये जो बैक्ड पैसा होता है ये आपका पीपीएफ का होता है, और पीपीएफ में पर्टिकुलर 0% रिस्क होता है। हाँ, रिटर्न थोड़ा आपको भले कम मिलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है दैट इज 101% सिक्योर। एक और एडवांटेज ये क्या होता है यहाँ पर कि पीपीएफ का जो पैसा है वो पर्टिकुलर लीगल प्रोसेसेस में इंक्लूड नहीं हो सकता। कहने का मतलब, अगर मैं मान लेते डिफॉल्टर हो जाता हूँ, दिवालिया घोषित हो जाता हूँ, तो कोर्ट भी मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकता, या कोर्ट भी किसी कंपनी को ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि मेरे पीपीएफ अकाउंट से वो रिकवरी कर ले। तो पीपीएफ अकाउंट जो है कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर आता है, और उसको गवर्नमेंट ने इसलिए बना रखा है कि ये पैसा कुछ भी कैसी भी कंडीशन हो, ये आपके लिए हमेशा जो है सेफ तौर पर आपके लिए इन्वेस्टेड रहेगा और आपके लिए अवेलेबल होगा, और इसको कोई भी बंदा इसको टच नहीं कर सकता। तो ये थे फ्रेंड्स, मैंने कुछ डिस्कशन किया, हम लोगों ने बातें किया कुछ पीपीएफ के बारे में। आपके अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पर चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर फ्रेंड्स ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है पेज को लाइक करिए, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।